हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। और ये वीडियो है पार्ट टू आपके फिजिकल एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा था उसकी। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा जो मोस्टली आस्क हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, मोटापे का कारण बताइए। मोटापे का कारण बताइए, मोटापा क्या होता है। तो इजिली ऐसे तो आप वैसे बना के अपने आप तरीके से भी लिख सकते हैं, बट फिर भी हम एक आइडिया ले लेते हैं कि किन किन वर्डों का आप इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे कैसे पॉइंट्स को आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो चलिए देखिए, मोटापे का मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त कैलोरी, यानी जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं भोजन के अंदर तो वो आपका मोटापे का मुख्य कारण होता है। तो मोटापे का मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त कैलोरी का भोजन के रूप में लेना है। यह अतिरिक्त कैलोरी वसा यानी कि फैट, वसा यानी कि फैट के रूप में शरीर में एकत्रित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति मोटा हो जाता है। व्यक्ति के मोटापे के लिए जिम्मेदार कारणों का वर्णन कुछ इस प्रकार है, जैसे भोजन संबंधित आदतें, फूड हैबिट्स। कुछ बच्चे तथा व्यक्ति भोजन को गलत आदतों के कारण मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यानी गलत आदतों के कारण। और कुछ बच्चे जो होते हैं व्यक्ति के भोजन की गलत आदतें, भोजनों की गलत आदतों के कारण मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नंबर 1 पहला है आवश्यकता से सॉरी आवश्यकता से अधिक भोजन करना। यानी कई बार क्या होता है, व्यक्ति शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं और हमें सदैव शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन करना चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन लेने पर कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। दूसरा है बार बार भोजन करना। दिन में कई बार भोजन करने से व्यक्ति के शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मोटापा पनपने लगता है। तीसरा है अनुचित तरह का भोजन करना। कई व्यक्ति कैलोरी युक्त भोजन लेना पसंद करते हैं जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। वे प्राय चॉकलेट, तला हुआ भोजन, चावल, मक्खन, आलू आदि मिठाइयाँ खाते रहते हैं, और ऐसे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और वसा भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से मोटापा को बढ़ावा मिलता है। अगला, टीवी देखते हुए या पढ़ते हुए भोजन करना। ये भी एक वजह है। प्राय देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति अखबार या पत्रिका पढ़ते समय टीवी देखते हुए भोजन करते हैं। ऐसे में उनका ध्यान भोजन पे नहीं होता और वे आवश्यकता से अधिक खाना खा लेते हैं, जो मोटापे का कारण बन जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा वाला भोजन करना। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे खाने को लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है चॉकलेट, टॉफी। इसके अलावा आप यहाँ देखिए मिठाई, चावल, आलू, अन्य मीठे खाद्य पदार्थ। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जब शरीर में हो जाती है तो यह वसा तंतु बेसिकली टिश्यूज होते हैं, जिन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वहां एडिपोज टिश्यू में परिवर्तित हो जाती है, और इससे शरीर का भार यानी शरीर का वजन तीव्रता से बढ़ने लगता है, यानी तेजी से बढ़ने लगता है। अगला जो है वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन। ऐसी चीजों को खाना जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। तो कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें लेने से क्या होता है कि जो गलत आदत पड़ जाती है उसे लेने से हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है। और ऐसा क्या है, जैसे घी, तेल में तली हुई वस्तुएं खाने की आदत पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को फास्ट फूड जैसे जंक फूड में पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट, न्यूडल्स, ठंडे पेय पदार्थ आदि लेने की आदत हो जाती है। इन सभी खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा काफी अधिक होती है, जिससे कैलोरी बढ़ेगी, और कैलोरी बढ़ेगी तो मोटापा होगा। ठीक है, अगला लिखा है आराम पस्त जीवन शैली। कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे शरीर से बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और बहुत ही आराम परस्त जीवन को व्यतीत करते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर जो कैलोरी जाती है वो स्टोर होना चालू हो जाती है फैट के रूप में, और इंसान मोटा हो जाता है, यानी उसे मोटापे का शिकार बन जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आजकल लोगों की जीवन शैली बहुत ही आरामपस्त हो गई है। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा होने लगे हैं, जिससे शारीरिक क्रियाएं कम हो गई हैं। खेलों में भाग ना लेना, टीवी देखते रहना, पैदल ना चलना, ये सारी जीवन शैली जो होती है ये दिनचर्या में अगर नहीं होती तो वो मोटापे को बढ़ावा देती है। इसके अलावा आयु का भी इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मोटापा बढ़ने के चांस आ जाते हैं। जब व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से अधिक होती है तब उसके शरीर का भार बढ़ने लगता है। यदि शरीर का ख्याल ना रखा जाए तो व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जेनेटिक कारक भी हो सकते हैं। जेनेटिक मतलब होता है कि माँ बाप से ही वो चीज हमें मिली हो, जिसे हम वंशानुक्रम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी जेनेटिकली को हम बोलते हैं वंशानुक्रम। यानी वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि वंशानुक्रम भी मोटापे के लिए जिम्मेदार है। प्राय देखा गया है कि मोटे माता पिता के बच्चे भी मोटे होते हैं, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। डिपेंड करता है कि जीन्स वेस्ट टाइप के आए हैं या फिर नहीं। और अंतःस्रावी कारक, अंतःस्रावी कारक का मतलब है आप ये बताओ, कई सारे मोटापा जो होता है कई बार कुछ हार्मोन्स के ऊपर, यानी हमारी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। अगर उन हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से ज्यादा
हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से मोटापे की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मोटापे की प्रॉब्लम आ सकती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मोटापा इस तरीके से भी होता है। तो ये था मोटापा किस किस वजह से होता है। मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि कुछ आपने देखा कि किस तरीके से खाना आप खा रहे हैं, आराम पस जिंदगी है, मतलब आयु का प्रभाव है, जेनेटिक कारक हो सकते हैं या फिर अंतःस्रावी कारक हो सकते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिट एंड रिच टेस्ट क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आस्क करा गया है। ठीक है, कई बार आस्क हुआ है कि सिट एंड रिच टेस्ट क्या है तथा इसकी प्रतिक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया क्या है, नॉट प्रतिक्रिया, सॉरी। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले सिट एंड रिच टेस्ट होता क्या है, देखें। इस टेस्ट का प्रयोग पीठ और टांग यानी जांग की मांसपेशियों के लचीलेपन के माप के लिए किया जाता है। यह लचीलेपन के संपूर्ण रेखीय परीक्षण का प्रकार है। उदाहरण के लिए एक टेस्टिंग बॉक्स या फ्लेक्सोमीटर और 1 गज की स्टिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया होती कैसे है, तो ये प्रक्रिया लिखनी होती है और इसमें बता रखा है कि इस प्रक्रिया में करते क्या है। इस परीक्षण के लिए 1 मीटर स्केल लीजिए, उसे बक्से के ऊपर इस प्रकार रख दो कि जो फुट्टा है वो 6 इंच का चिन्ह जो है, फुट्टे का 6 इंच जो है वो डिब्बे के किनारे पर हो, यानी डिब्बे के एक किनारे, यानी इस तरीके से डब्बे पर रख दिया और उसके बाद वो एक किनारे पे 6 इंच तक निकल रहा हो। फुट्टे का शून्य चिन्ह परीक्षार्थी की तरफ होना चाहिए और जो शून्य चिन्ह हो, यानी जो आपने फिट्टा रखा उसका जो शून्य चिन्ह है वो होना चाहिए उस पर्सन की तरफ, यानी परीक्षार्थी की तरफ जो उसे पढ़ रहा है। अब परीक्षार्थी को नंगे पैर अपनी टांगों को बिना घुटने मोड़े आगे की ओर सीधा कर इस प्रकार बैठता है कि उसके पैरों के तलवे बक्से के साथ सीधे सटकर रखे हों, यानी उसके पैर के तलवे जो होने चाहिए वो बक्से जहां पे रखा उसके साथ सीधे सटकर तले हों। फिर परीक्षार्थी जहां तक संभव हो सके अपने दोनों हाथों को फुट्टे पर आगे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा सब करते समय उसे अधिक दूरी तक पहुंचने के लिए झटके के साथ नहीं झुकना चाहिए। अधिकतम पहुंच की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं को 2 सेकंड तक रोके रखना होता है और फुट्टे पर जो दूरी प्राप्त हो उसे स्कोर के रूप में नोट कर लिया जाता है। इस प्रशिक्षण से पहले परीक्षार्थी को वार्म अप कराने की अनुमति नहीं होती। स्कोर कैसे दोगे, प्रत्येक व्यक्ति 3 ट्रायल दिए जाते हैं। किसी भी इंच के निकट उच्चतम स्कोर को रिकॉर्ड किया जाता है तथा लचीलेपन के स्कोर को प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड की गई रीडिंग में 10 इंच घटा दिए जाते हैं, जिनकी तुलना दी गई मानकों के साथ की जाती है। तो ये बेसिकली प्रक्रिया है सिट एंड रिच टेस्ट की। ऐसे और कई टेस्ट हैं जो अगर आप अपनी उसमें बुक्स के अंदर देखोगे तो उसमें कई सारे दे रखे हैं। अगर कोई टेस्ट आपको ना समझ में आए जिसे आप चाहो कि वो डिटेल में समझाओ तो आप उससे कमेंट में लिख दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो आपका फिजिकल एजुकेशन कि उस पर सेपरेट वीडियो बना दो, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि वो टॉपिक किस तरीके से आपको सॉल्व करना है या किस तरीके से आपको उसे लर्न करना है। ओके, आगे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ये है लचक के ऊपर कि लचक से आप क्या समझते हैं और लचक के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो लचक बेसिकली क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो लचक क्या होती है, देखिए। लचक होती है शरीर के जोड़ों का विस्तार को लचक कहते हैं। शरीर के जोड़ों के विस्तार को लचक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य एक जोड़ में उपलब्ध गति के विस्तार से होता है, यानी किसी एक जोड़ में कितनी गति हो सकती है या कितना उसकी रेंज ऑफ मोशन है उसे ही लचक कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसमें अच्छी लचक होती है वह किसी भी कार्य को या किसी भी खेल में जिसके जो शरीर के जोड़े का विस्तार होगा उसमें घुमा सकता है, यानी उसकी लचक अगर अच्छी है तो वो किसी भी डायरेक्शन में रेंज ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से घुमा सकता है और वह अपने दैनिक कार्य को अच्छे रूप से कर सकता है, कुशलतापूर्वक और आसानी पूर्वक कर सकता है। लेकिन अगर किसी की लचक सही ना हो बॉडी की तो उसे कुछ काम करने में डिफिकल्टीज आती हैं। लचक की अगर हम बात करें तो इसके अनेक प्रकार, लचक जो होती है वो अनेक प्रकार से सहायक होती है। चोटों से बचाव करने के लिए, आसन को सुधारने के लिए, पीठ के नीचे के भाग के दर्द को कम करने के लिए, जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और गतियों करने के दौरान संतुलन सुधारने अथवा बनाने में तथा विभिन्न कौशल जैसे तरीकों बैक स्ट्रोक आदि सीखने में। अब लचक कितने प्रकार की होती है, एक होती है अक्रिय लचक, एक होती है सक्रिय लचक, एक होती है स्थिर, एक होती है गतिशील। ठीक है, यहाँ 4 बेसिकली इसके अंदर आपको लचक याद करनी है कैसी कैसी होती है। अब देखते हैं इन चारों लचक के बारे में। सबसे पहला जो लचक है वो है अक्रिय लचक। अक्रिय मतलब जिसमें कोई क्रिया ना हो रही हो। अक्रिय लचक शरीर की वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियां की जा सकती हैं, जैसे कि किसी संयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम कराना। अक्रिय लचक सक्रिय लचक में सदैव अधिक होती है, यानी अक्रिय लचक ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो आप अपने पैर को या अपने हाथ को पीछे की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं आप अपनी गर्दन को एक साइड
शोल्डर की तरफ देखना चाहते हैं, फोल्ड करना चाहते हैं, जैसे ये आपकी गर्दन है, ठीक है, तो इस गर्दन को अगर आप इधर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो एक लिमिट तक आप फोल्ड कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई गर्दन आपकी पकड़ के और पीछे की तरफ मोड़ना चाहे तो वो और ज्यादा फोल्ड हो जाएगी। तो ऐसी लचक जो है ये हमारी बॉडी की नहीं है, ये किसी बाहर ने करवाई है। यहाँ लिखा है ना, किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना, तो किसी सहयोगी जब किसी हमारी बॉडी के किसी पार्ट को एक्स्ट्रा खींचता है तो ऐसी लचक को अक्रिय लचक कहा जाता है। यानी किसी की सहायता लेने से जो लचक आती है शरीर में वो आपकी अक्रिय लचक कहलाती है। दूसरी होती है सक्रिय लचक, सक्रिय लचक सॉरी। सक्रिय लचक की अगर हम बात करें तो बिना बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूरी तक ले जाना तथा उसकी मदद से गति करना उसकी मदद से गति करना क्या कहलाता है? सक्रिय लचक कहलाता है। जैसे खिंचाव वाले व्यायाम बिना किसी व्यक्ति की सहायता से अगर आप करते हो तो वह सक्रिय लचक होती है। और ये सक्रिय लचक दो प्रकार की होती है, या तो ये स्थिर हो सकती है या फिर ये गतिशील हो सकती है। स्थिर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा है, किसी खिलाड़ी को प्राय तब स्थिर लचक की आवश्यकता होती है जब वह स्थिर अवस्था में होता है, जैसे डाइविंग हो, बैठना हो, लेटना हो, स्टार्ट लेना हो। ऐसी सभी कंडीशन में हमें किसी भी इंसान की कोई जरूरत नहीं होती और ये हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लचक जो होती है वो स्थिर होती है। जबकि गतिशील लचक वह होती है जिसमें लचक की आवश्यकता खिलाड़ी को उस समय होती है जब वह चल या दौड़ रहा होता है। यानी अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लचक की आपको जो आवश्यकता है वो कब हो रही हो कि कोई इंसान दौड़ नहीं रहा है, वो एक जगह बैठा है, तो वो स्थिर लचक हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप चल रहे हो या दौड़ रहा हो तो ऐसी में क्या आप गति कर रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ पे जो लचक होगी वो गतिशील लचक कहलाती है। और गतिशील लचक सदैव स्थिर लचक से कम होती है, यानी गतिशील लचक कम होती है और स्थिर लचक ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है लचक कैसे होते हैं और क्या होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं वो है आपका खेल कूद के क्षेत्र में घर्षण बल का महत्व बताओ। मैंने घर्षण के बारे में पहले भी, फ्रिक्शन के बारे में पहले पार्ट के अंदर बताया था, जिसने ना देखियो वो एक बार उस पार्ट को पूरा देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा घर्षण होता क्या है और कितने टाइप का होता है। इसमें मैं बात करने वाला हूं कि उसका खेलों में महत्व क्या है। तो घर्षण की वजह से कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि पहला, वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी भी भार को पकड़ने पर से पहले हथेली में चूना लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हथेली उनकी जो है रफ हो जाए, खुरदुरी हो जाए, और रफ होने की वजह से ग्रिप अच्छी बन जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है यानी घर्षण बढ़ जाता है। तो जब घर्षण बढ़ता है तो उसकी वजह से आप किसी भी वेट को आसानी से पकड़ सकते हो और अच्छे से उठा सकते हो। इसलिए वेट लिफ्टर क्या करते हैं, हथेलियों पर चूना लगाते हैं। दूसरा है, बैडमिंटन में खिलाड़ी लकड़ी से निर्मित कोर्ट पर जाने से पहले जूतों और तलवों को रगड़ते हैं। यानी बैडमिंटन में जो खिलाड़ी होते हैं वो जूते और तलवे को रगड़ते हैं। और खेलों में अनेक प्रकार जगह घर्षण लाभदायक होता है। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर नीचे की सरफेस स्मूथ हो गई है तो आप उस स्मूथ सरफेस को थोड़ा रफ कर लेते हैं ताकि आपकी ग्रिप बन जाए और आपके पैरों पर कुछ लगा ना हो। क्योंकि अगर कोई भी चीज ऐसे, जैसे सपोज करो पानी वगैरह भी लगा है, तो वो ऐसी सरफेस के अंदर क्या करेगा, घर्षण को कम कर देगा। और जब घर्षण कम होता है तो हम अच्छी ग्रिप नहीं बना पाते, अच्छी पकड़ नहीं बना पाते। तीसरा पॉइंट है, एथलीट्स में धावक स्पाइक्स का प्रयोग करते हैं। आपने स्पाइक्स देखे होंगे, शूज होते हैं, और उन शूज के अगर आप बात करोगे तो उन शूज के पीछे क्या देखने को मिलेंगे आपको, इस तरीके से ऐसे स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइक्स आपको देखने को मिलते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इनके खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टड्स स्टड्स जो होते हैं, देखो यहाँ एक स्पाइक वर्ड है और एक स्टड वर्ड है। तो अगर जूतों के नीचे ऐसे रबड़ की गांठें हैं, ठीक है, गांठें बनी हुई हैं और उसकी वजह से ग्रिप बन रही है, तो ये स्टड्स कहलाते हैं। और अगर वहां कीलें लगी हुई हैं, ठीक है, जो बोल्ट के थ्रू कसी होती है, तो वो इन्हें स्पाइक कहते हैं। इस तरीके से दो टाइप के शूज होते हैं, ठीक है। टेनिस के खिलाड़ी उभार वाले जूतों का प्रयोग उचित घर्षण के लिए करते हैं। जब वे बिना घर्षण के तेज दौड़ना चाहते हैं तो वो तेज गति से दौड़ने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके अलावा जिम्नास्ट में लगभग सभी इवेंट्स में खिलाड़ी व्यायाम करने से पहले घर्षण के लिए दोनों हथेलियों पर चूना लगाते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। खिलाड़ियों के जूते तथा जमीन के बीच घर्षण बल खिलाड़ी के दौड़ने, रुकने और दिशा बदलने में सहायता करता है। यानी घर्षण की वजह से ही, फ्रिक्शन की वजह से ही कोई खिलाड़ी तेज दौड़ सकता है, रुक सकता है, दिशा बदल सकता है। ये सारे काम इसी की वजह से करता है। यानी ये इसका बहुत महत्व है, क्योंकि खेल कूद में हमें एक जगह से दूसरी जगह मुड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तेज भागना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और इसीलिए ये सारे काम घर्षण की वजह से ही हो पाते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है, साइकिल के टायर और सड़क के बीच घर्षण बल साइकिल को फिसलने से रोकता है। ब्रेक और पहिए के बीच उपस्थित घर्षण बल साइकिल की गति कम करने में, यानी जो ब्रेक होते हैं उस ब्रेक में भी क्या होता है, गति कम करने के लिए इस तरीके से घर्षण बल अप्लाई होता है, जिससे उसकी गति रुक जाती है। खिलाड़ी की तीव्रता का एहसास रहता है। यहाँ बेसिकली बता रखा है कि खिलाड़ी को किस तरीके से सहायता करती है। ओके, तो ये चार क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं जो काफी बार पूछे गए हैं। आगे मैं
ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।